नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। 25 से 30 अप्रैल तक आभूषण मेला, अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा मुख्य आरक्षीगण के प्रोन्नति उपरांत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा महिला मुख्य आरक्षीगण के प्रोन्नति उपरांत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर एवं प्रशिक्षण किट वितरण कर शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उद्घाटन वक्तव्य दिया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल द्वारा साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशांतराज हुड्डा द्वारा डार्क वेब इंटरनेट पर वक्तव्य दिया गया। क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा साइबर फोरेंसिक विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संयोजन अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा किया गया। मंडलायुक्त विवेक ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपदों में चल रही गेहूं खरीद की स्थिति जायजा लेने हेतु सोमवार को जनपद आजमगढ़ के पवई, लाडपुर, सरायमीर एवं संजरपुर स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों गेहूं क्रय केंद्र क्रियाशील पाए गए। उन्होंने केंद्र प्रभारियों से अब तक की गई खरीद की जानकारी प्राप्त की, जिसमें पाया गया कि गेहूं क्रय केंद्र बी पैक्स संजरपुर में लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम खरीद की जा रही है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक PCF तथा जिला प्रबंधक PCF के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त विवेक के निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी पवई, लाडपुर द्वारा बताया गया कि केंद्र पर अब तक 52 कृषकों से 205.45 MT गेहूं खरीद की गई है, जिसके सापेक्ष 184 MT गेहूं का संप्रदान भारतीय खाद्य निगम डिपो में किया जा चुका है। उक्त क्रय केंद्र पर कृषक रामकिशोर यादव, ग्राम फत्तनपुर के गेहूं की तौल होते हुए पाया गया। इस दौरान मंडलायुक्त द्वारा मौके पर उपस्थित कृषकों से सीधे वार्ता की गई, जिसमें कृषकों द्वारा बताया गया कि उन्हें केंद्र पर गेहूं विक्रय किए जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार बी पैक्स संजरपुर के निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी द्वारा बताया गया कि केंद्र पर 14 कृषकों से 79.30 MT गेहूं खरीद की गई है। मंडलायुक्त ने इसे लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम पाते हुए सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक PCF तथा जिला प्रबंधक PCF व अन्य के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र प्रभारी को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। संजयपुर क्रय केंद्र पर ग्राम मैनपारपुर, रानी की सराय निवासी कृषक मणिराम यादव के गेहूं की तौल की जा रही थी। मंडलायुक्त ने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि गांवों में जाकर कृषकों से संपर्क कर उनकी सुविधा को ध्यान रखते हुए नियमानुसार मोबाइल केंद्र के माध्यम से भी गेहूं खरीद में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषकों को निर्धारित समयावधि में उनकी उपज का भुगतान किया जाए तथा किसानों के समक्ष किसी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रों पर साफ सफाई, पेयजल, किसानों के बैठने के लिए छायादार स्थान आदि की व्यवस्था के साथ ही समय से क्रय केंद्रों का खुलना, मौके पर कर्मचारियों की उपस्थिति आदि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मंडलायुक्त ने कहा कि केंद्रों पर गेहूं को सुरक्षित रखा जाए तथा समय से पीसीएफ को भेजा जाए। निरीक्षण के समय अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संभागीय खाद्य नियंत्रक राजीव मिश्रा, डिप्टी आरएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ शहर के हरियौत कला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद और विशिष्ट अतिथि के रूप में केतकी सिंह विधायक बलिया मौजूद रही। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। इतने बड़े देश में अलग अलग प्रति में चुनाव होता है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश को विकसित भारत बनाना है। पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव हो। वहीं विपक्ष पर निशाना चाहते हुए कहा कि विपक्ष के लोग आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शामिल हुई बलिया की विधायक केतकी सिंह ने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तो 1951 से लेकर 1967 तक इसी तरह से चुनाव होते थे, पर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए इसे समाप्त किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा की जा रही टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले यह जानना होगा कि वह पहले जिस कांग्रेस पार्टी को ऊपर से अंदर से समर्थन देते थे, उस समय देश की क्या हालत थी। आज देश सशक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे कठोर निर्णय लेना अखिलेश के बस की बात नहीं है। वह बबुआ है। मुंह में चम्मच लेकर जो लोग पैदा हुए हैं वह कठोर निर्णय नहीं ले पाए, वह चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है उन्होंने करके दिखाया है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक का कहना है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए क्या किया। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने खड़ी की थी। जमीन पर परिश्रम किया होता तो पता चलता। राणा सांगा पर चल रहे सियासी घमासान को लेकर भाजपा विधायक का कहना है कि जितनी भी राष्ट्र विरोधी हरकतें होती हैं, उनमें यह लोग शामिल होते हैं। चाहे औरंगजेब की सराहना करने का मामला हो, रामायण की प्रतियां जलाने का मामला हो, श्री रामचंद्र जी पर उल्टा सीधा बयान देने का मामला हो या कुंभ मेले पर विवादित टिप्पणी का मामला हो, यह लोग बुराइयां ही निकालते हैं। राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर इन लोगों को मजा आता है। देश की अखंडता को तोड़ने में इन्हें शर्म नहीं आती। जनता के सामने यह लोग बेनकाब हो चुके हैं और जनता ने इन्हें ठुकरा दिया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, मंजू सरोज, पूर्व विधायक आजाद अनीमर्दन, वंदना सिंह, हरिवंश मिश्रा, पूनम सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, अनीता द्विवेदी, बबीता जसरासरिया, विभा बर्नवाल, अनीता सिंह और हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग प्रांतों में जब चुनाव होते हैं तो इस पर सरकार के ऊपर बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जहां सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है वहीं कहीं न कहीं दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा और तरह तरह की गलत बातें भी होती हैं। कभी चर्चा होती है कि वहाँ पर लूट हो गई, यहाँ पर कैप्चर हो गया, वहाँ पर ये हो गया। तो इन सब सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प जो था कि हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उन्होंने संकल्प लिया है। सबको पता है जब हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो हमारा देश विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत का एक रास्ता ये भी जाता है कि पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव हो। जब पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव होगा तो उसका भी एक बड़ा बेहतर परिणाम होगा। और ये कोई पहली बार की पहल नहीं है। 1983 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी
तभी चुनाव आयोग ने उनको माननीय इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था, उनको पत्र लिखा था कि मैडम एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में चर्चा की जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सबको पता है कि वो देश के सच्चे सपूत हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, और वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये जो एक देश एक चुनाव लेकर के आए हैं, वो खाली कलम कागज के पीछे नहीं लेकर के आए हैं, इसको बिल्कुल ओपन किताब लेकर के आए हैं। जेसीपी की बैठक हुई, बैठक में 45 दल के लोग बुलाए गए। 45 दल के लोगों में खाली 15 लोगों ने विरोध किया, बाकी लोगों ने समर्थन दिया। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज और प्रांतों के, राज्यसभाओं के, हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जज, राजनीतिक दल के लोग, सबको बुला करके एक बैठक हुई 8 जनवरी 2024 को। उस बैठक में चर्चा हुई कि हम इस पर विधेयक बिल लेकर के आएंगे। इसको लेकर के हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उस पर अपना वक्तव्य रखा। तो कुल मिलाकर के इसकी आवश्यकता इसलिए है कि समाज में जो दुनिया भर की बुराइयां फैलती हैं, जो पब्लिक के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, उससे निजात पाने के लिए एक साथ चुनाव जरूरी है। मैम, जैसे इस समय वक्फ संशोधन बिल की बात चल रही है, विपक्ष को क्या मानते हैं कि लोगों को बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो धूल इसलिए झोंक रहा है कि उसकी राजनीतिक रोटी अब बंद होने वाली है। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले का जो वक्फ बोर्ड का इनका विधेयक था, नियम था, वो यही था कि हम ही चोर, हम ही कानून, हम ही न्यायप्रिय, मतलब हम ही सब है। हम ही ने चोरी किया है, हम ही जांच भी करेंगे, हम ही न्याय भी करेंगे। हमारी पार्टी ने इसको तोड़ दिया। हमारी पार्टी ने एक साफ साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जमीन पर किसी भी गैर मुस्लिम का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। जो गरीबों को नहीं मिला, जो विधवाओं को नहीं मिला, जो युवाओं को नहीं मिला, जो बुजुर्गों को नहीं मिला, ऐसे लोगों को उस जमीन को दे करके दिया जाएगा। और उनके तिलस्म को तोड़ा गया है। मैम, इतना सही होता तो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? सर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूर कर सकते हैं जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई। और कोई चोरी से नहीं चला। आपने लोकसभा को देखा होगा, आपने राज्यसभा को देखा होगा, पूरी रात चर्चा चली, पूरी दिन चर्चा चली। मैं गवाह हूँ, सवेरे 4 बजे राज्यसभा की कार्रवाई बंद हुई और वोटिंग हुआ। वोटिंग में बहुमत आई कि इसको वक्फ बोर्ड के बारे में बहुमत के साथ हम ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें कोई चोरी की बात तो है नहीं। हमने तो चर्चा किया, हमने सबको आमंत्रित किया, कमेटी बनाई गई, विपक्ष के सांसद बनाए गए, सत्ता पक्ष के सांसद बनाए गए, सबकी ओपिनियन दी गई। ऐसा तो हुआ नहीं कुछ गलत हुआ है। और इसमें विपक्ष के लोग खाली हवाबाजी कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, हम लोग घर घर जाएंगे, हम लोग गांव गांव जाएंगे, मुस्लिम परिवारों को लेकर के जाएंगे। आज जिस तरह से मुस्लिम परिवार के लोगों ने समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम परिवार बाहर निकल रहा है, वो कह रहा है कि अब तक हमको लूटा गया। देश आजाद हुआ था तो 1951 से लेके 1967 तक इसी क्रम में चुनाव होते थे, एक साथ ही पूरे देश में चुनाव होते थे। परंतु ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो अपने लालच में इन्होंने इसको तोड़ा और अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से ये चुनाव कराने लगे। इस तरह के चुनाव जो हर साल जो देश चुनाव झेलता हो, वो देश विकास नहीं कर सकता, असंभव है उसका विकास करना। और हम बात कर रहे हैं विकसित देश की, विकसित देश बनने की, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें जो चुनाव पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जो मैन फोर्स हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। और एक बार में ही जब चुनाव होगा तो ये सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और एक सही परिणाम पा पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का एक प्लान है। नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को पहले ये जानना पड़ेगा कि जब वो जिसको समर्थन देते थे, कांग्रेस पार्टी को, ऊपर से अंदर से पता नहीं कहां से वो समर्थन दिया करते थे, उस समय इस देश की क्या हालत थी। आज इस देश में एक सशक्त नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में है और ऐसे कठोर निर्णय लेना ये अखिलेश बाबू के बस की बात नहीं है। वो बबुआ है, बबुआ बने रहे। मुंह में जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है वो कठोर निर्णय नहीं कर सकता, चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। यह काम सिर्फ एक धरती का पुत्र नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया, वो करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं बबुआ है, देश के तीसरे
सबसे बड़ी पार्टी है जिसने लोकसभा में चुनाव जीत दर्ज किया। हाँ, तभी तो बबुआ है ना भाई। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने कठोर परिश्रम करके एक पार्टी खड़ी की, और जिसका जैसे इन पार्टियों में होता है भाई, अब अगर सपा में है तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, और अगर कांग्रेस में है तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बनेंगी। तो ये बबुआ ही लोग तो है। इन लोगों ने जब जमीन पर परिश्रम किया होता और ये जाना होता कि जनता की नब्ज क्या है, तो जनता इनको इस तरह हर बार हर चुनाव में इनको मुंह की नहीं दिखाती। राणा सांगा पे भी मुखर है, वो रामविलास सुमन के साथ एकदम। ये जितने राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ना, आप देखेंगे कि औरंगजेब की बड़ाई करते हैं, आप ये देखेंगे कि इनके लोग रामायण की प्रतियां फाड़ते हैं, आप ये देखेंगे कि श्री रामचंद्र को उल्टा सीधा बोलते हैं, आप ये देखेंगे कि कुंभ मेला में 100 तरीके की बुराइयां निकालते हैं। तो जितनी राष्ट्र विरोधी चीजें हैं, जितनी हिंदू धर्म विरोधी चीजें हैं, इनको करने में ये मजा आता है। ये अपने वोट बैंक को लगातार लुभाने के चक्कर में इस देश की अखंडता को तोड़ने में थोड़ा भी इनको शर्म नहीं है, और शायद यही वजह है कि जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको लगातार ठुकराती जा रही है। मैडम, एक सवाल और है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से आप कितने सहमत हैं, ये जानना चाहिए। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान आया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने क्या व्यक्तित्व दिया है, और जब तक मुझे पता नहीं है मैं इस पे कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और हम सबका उनके प्रति पूरा विश्वास है। आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय पर पूर्व जिला अध्यक्ष लालगंज और महिला मोर्चा की पदाधिकारी कुसुम लता बौद्ध के बीच गाली गलौज और धक्का देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर महिला मोर्चा की पदाधिकारी कुसुम लता ने अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर जिले के एसपी हेमराज मीणा से मामले की शिकायत भी की है। इसके साथ इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा के पदाधिकारी से भी की गई है। इस बारे में महिला मोर्चा की जिला कुसुम लता बौद्ध ने बताया कि बागेश्वर नगर में स्थित पार्टी कार्यालय पर भाजपा की बैठक चल रही थी, जिसमें हमें बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे और बातचीत शुरू होने लगी, इसी बीच लालगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने मां बहन की गाली देते हुए धक्का देकर बाहर निकाल दिया। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष का कहना है कि लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस बात की भी धमकी दी कि यदि दोबारा कार्यक्रम में दिखाई दी तो जान से मार देंगे। इसके बाद महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने इस मामले की जानकारी भाजपा के पदाधिकारी को दी और इसकी शिकायत जिले के एसपी हेमराज मीणा से भी की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारी का कहना है कि ऐसी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। महिलाओं को लेकर गलत तरह की सोच रखने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला पदाधिकारी का कहना कि भाजपा सरकार सबको सम्मान देती है, पर पूर्व जिला अध्यक्ष हम लोगों को बराबर में बैठे देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार हमले करते रहते हैं। निशिकांत राय एक कार्यकर्ता हैं। आप लोग हाँ, आश्वासन मिला है कि हम इसको देखते हैं और कार्रवाई करें। ये बराबर हमारी जाति को लेकर के ये लोग टारगेट बनाते रहते हैं और हमको हमेशा प्रताड़ित करते हैं। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में हमको बार बार इन्होंने ऐसा किया। लेकिन आज पब्लिक के सामने मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, जूता से मारा गया है और मुझे गाली दी गई, माँ बहन की जात सूचक गाली दी गई है और मुझे धमकी दी गई है कि दोबारा अगर इधर लौकोगे तो मार देंगे तुमको। एक मिनट, आप बताइए पूरा मामला क्या बात हुई, किस बात पे अचानक से? कार्यक्रम के लेकर के, जैसे काम उम के लिस्ट के लेकर के हुआ था। लिस्ट उस्ट मांग रहे थे, हम लिस्ट कहे कि हम शाम को देंगे आपको लिस्ट बना करके, तो लिस्ट के दौरान लगे हमको उल्टा सीधा बोलने। लेकिन भाजपा की सरकार है, अगर अपने कार्यकर्ता को ही शब्द बोलेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार सबको सम्मान देती है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो हम लोगों को टारगेट करते हैं। हम लोगों को बराबर बैठना नहीं देखना चाहते हैं, ना बराबर अपने सामने बैठना देने चाहते हैं और हमेशा जो है ये हमेशा हमको डांटता रहता है। हमेशा जब देखता है तब कुछ न कुछ हमको टिप्पणी करता रहता है और आज तो हद ही हो गई। हमको धक्का मार के बाहर कर दिया, हमको हमारे साथ बदतमीजी किया है और हमको जो है माँ बहन की गाली भी दिया है। मेरी मांगे हैं कि हम प्रताड़ित हैं, इतने अच्छे कार्यकर्ता भी हो करके
सोशल वर्क भी काम करते हैं। जब हम प्रताड़ित हैं तो हमारे लोग, हम कैसे अपने लोगों की सुरक्षा और रक्षा दिला पाएंगे? जब हम कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, जो जात की टारगेट बनाते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाते हैं बराबर, और ऐसे लोग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पार्टी के बड़े लीडर से, जिलाध्यक्ष से आपने संपर्क किया? देखिए, पार्टी के लोग तो हमने सबसे बात किया है, सारे लोगों ने आश्वासन दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम देखते हैं इसको। हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत होती तो हम 10 साल से बढ़िया से काम कर रहे हैं, हमको सारा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आजमगढ़ के लालगंज यूनिट की भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुसुम लता बौद्ध, जो कि दलित वर्ग से आती हैं, उनको पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय के द्वारा जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। सवाल उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जयंती मनाने का नाटक करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके लोग अनवरत रूप से पीडीए समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। पीडीए समाज जब सत्ताधारी दल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो और कहां सुरक्षित हो सकता है? योगी सरकार में पीडीए समाज हर जगह असुरक्षित है, चाहे वह सत्ताधारी दल के अंदर हो, विपक्ष में हो, थाने में हो, संसद में हो, हर जगह उसका शोषण और उत्पीड़न मनुवादी विचारधारा वाली भाजपा के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस उत्पीड़न व शोषण से बचने हेतु पीडीए समाज को एकजुट होकर योगी सरकार की विदाई सुनिश्चित करना होगा। माध्यम से एक मामला प्रकाश में आया है कि आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुसुम लता बौद्ध, जो कि दलित वर्ग से आती हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, के द्वारा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तमाम उनको गालियां दी गईं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सवाल ये उठता है कि पीडीए समाज आज, जो कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उस रूलिंग पार्टी के अंदर पीडीए समाज की महिला नहीं सुरक्षित है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर पीडीए कैसे सुरक्षित रहेगा? जो पार्टी अपने अंदर उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है और नाटक करते हैं बाबा साहब की जयंती मनाने का। सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार में पीडीए कहाँ सुरक्षित है? न तो थाने में सुरक्षित है, न तो समाज में सुरक्षित है, न तो अपने घरों में सुरक्षित है, न तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित है। अब पीडीए समाज एकत्रित होकर के जो भी उसके साथ उत्पीड़न हो रही है, इस उत्पीड़न से निजात पाने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई, जो भी जल्द से जल्द विदाई। गुरुटोला अनंतपुरा वार्ड के सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य मोहम्मद अफजल की ओर से रविवार को उनके गुरुटोला स्थित कार्यालय पर वार्ड के सफाई कर्मियों और नायक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभी लोगों को जलपान के बाद अंगवस्त्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारोबारी हरीश वर्मा रहे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मोहम्मद अफजल ने कहा कि जिस समय हम ईद, होली, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार मनाने की तैयारी करते हैं, उस समय कर्मचारी त्योहार के लिए स्वच्छ वातावरण का सृजन करते हैं। त्योहार या आम दिनों में हम घर की सफाई के बाद कूड़ा सड़क पर फेंककर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन घर के बाहर से गंदगी को साफ कर उसका निस्तारण करने के लिए सफाई कर्मी अपना त्योहार भूलकर लगे रहते हैं। हम ऐसे कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच पाते, बल्कि सम्मान करने के लिए किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़े अधिकारी को योग्य मानते हैं। मेरे ख्याल से यह कर्मचारी सम्मान के हकदार हैं और ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और अपना काम दोहरी ऊर्जा से कर सकें। निशीथ रंजन तिवारी एडवोकेट और कारोबारी हरीश वर्मा ने कहा कि अफजल की सोच वाकई सलाम करने योग्य है और अन्य लोगों को भी इस तरह के आयोजन के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर सफाई कर्मी अकबर अली, गोविंदा, शंभू, संजीव व प्रिंस के साथ सफाई नायक कमलदेव का अंगवस्त्र व प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, राम जन्म निषाद, सृजन गुप्ता,
मोहम्मद जमालुद्दीन, खालिद आदि लोग उपस्थित रहे। वार्ड में मैं एक सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी जो है आज का कार्यक्रम जो था वो जो हमारे तीज त्योहार पे अच्छे ढंग से नवरात्र में, होली में, ईद पे जनता की कोई शिकायतें नहीं आई कि इन्होंने लोगों ने सफाई हर कोने पे हर पर्व पे इन्होंने किया। तो आज उनका फर्ज बनता है, इनका सम्मान करने का फर्ज बनता है। आज इनको हमने अपने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। उसमें विशेष तौर से हमारे सफाई नायक जो कमलदेव हैं और उनकी टीम, आज 5 लोग आए थे, लगभग 10 हमारे वार्ड में 10 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं और बाकी पुरुषें हैं। बाकी जो छूटे हुए हैं उनका सम्मान बाद में करेंगे। सारे सम्मान्य लोगों का आज हम लोगों ने एक गमछा देकर उनका एक सम्मान हमने किया है। इस तरीके से काम वार्ड में ये करते रहे। किसी के यहाँ शादी ब्याह, छोटा सा फंक्शन हुआ, एक फोन करता हूँ या कोई भी फोन करते हैं तो हमारे कर्मचारी वहाँ पे साफ सफाई चूना का काम करते हैं। सम्मान लायक तो ये है, बाकी लोग तो सम्मान तो मिलता ही है। आजमगढ़ के थाना जियनपुर, रौनापार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम से मुठभेड़ में हत्या में संलिप्त 25-25 हजार रुपए के 2 इनामिया अपराधी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद किया। 29 मार्च 2025 को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्वर्गीय श्याम कुंवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जियनपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 28 मार्च 2025 को वादिनी का लड़का अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष शाम को गांव के ही मैकू उर्फ रामचंद्र यादव पुत्र सुकन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीश चंद के साथ दावत खाने जियनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लड़का अश्वनी मैकू उर्फ रामचंद्र तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सड़क के किनारे वादिनी के लड़के का मृत अवस्था में शव मिला, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद थे। शंका है कि हमारे गांव के मैकू उर्फ रामचंद्र व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। मैकू उर्फ रामचंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव और गौरव सिंह पुत्र गिरीश चंद्र सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जियनपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 10 अन्य अभियुक्तों शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी खतीबपुर, थाना जियनपुर, अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी चक अमरौला, थाना मुबारकपुर, सरफुद्दीन पुत्र मोहम्मद रोजिद निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी मंचोभा, थाना कोतवाली, आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जियनपुर, अनुराग उर्फ अंश उर्फ बंटी पुत्र ज्ञानेंद्र यादव निवासी खतीबपुर, थाना जियनपुर, आकाश यादव पुत्र रामसमुज यादव निवासी दाऊदपुर, थाना जियनपुर, विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश यादव उर्फ शेरा निवासी दाऊदपुर, थाना जियनपुर, अनिल यादव पुत्र रामसमुज यादव निवासी हसनपट्टी, थाना जियनपुर और 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सवरूपुर, थाना जियनपुर, जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम खतीबपुर, थाना जियनपुर और अमित यादव पुत्र श्यामकेवल यादव ग्राम चक अमरौला, बनकट, थाना मुबारकपुर उम्र 22 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा चुका है। शेष अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं तथा अभियुक्त सरफुद्दीन पुत्र मोहम्मद रोजिद निवासी ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार और सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी ग्राम मंचोभा, थाना कोतवाली भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थाना जियनपुर, रौनापार व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सरफुद्दीन पुत्र मोहम्मद रोजिद निवासी ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार अरव सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी ग्राम मंचोभा, थाना कोतवाली, आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान CHC लाठघाट पुलिया चम्मनपुर मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त सरफुद्दीनपुर उपरोक्त के दाहिने पैर व अभियुक्त सौरभ उपरोक्त के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु CHC लाठघाट से सदर अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बता रहे हैं कि साहब रामचंद्र उर्फ मैकू पुत्र स्वर्गीय कन्हैया निवासी भरौली, थाना जियनपुर, जनपद आजमगढ़ हम लोग का दोस्त है। रामचंद्र उर्फ मैकू का उसके गांव के मृतक अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुंवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से रंजिश थी। इस बार प्रधानी चुनाव दोनों लड़ना चाहते थे।
रामचंद्र उर्फ मैकू को यह डर था कि यदि अश्विनी चौहान भी प्रधानी चुनाव लड़ जाएगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए वह अश्विनी को मारना चाहता था। 28 मार्च 2025 की रात्रि में विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश यादव उर्फ शेरा के मुबारकपुर रोड स्थित गोल्डन मैरिज हॉल के सामने मकान में दावत थी। उस दावत में हम लोग तथा हम लोगों के अन्य साथी आए थे। उसी रात में हसनपट्टी में एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शंभू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जियनपुर आजमगढ़ के यहाँ भी दावत थी, तो वहाँ पर रामचंद्र उर्फ मैकू दावत खिलाने के बहाने अश्विनी चौहान को लेकर आया था। जब अश्विनी चौहान जियनपुर से दावत खाकर घर के लिए निकल गया, तभी सभी लोग रामचंद्र उर्फ मैकू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार डंडा, पंच, राड लेकर सफेद गमछे से मुंह ढककर निकल गए। जब अश्विनी चौहान नरहन गांव के आगे पहुंचा तो समय करीब 11:15 पर रात में रामचंद्र उर्फ मैकू ने अपनी मोटरसाइकिल से अश्विनी चौहान के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वह वही लड़खड़ाकर गिर गया और सभी लोग अश्विनी चौहान को मारने पीटने लगे। मारते हुए सड़क के बगल झाड़ में ले गए। हम लोग तब तक उसे मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद हम सभी लोग अश्विनी को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। जियनपुर में अश्विनी चौहान की हत्या में बांछे चल रहे हैं दो 25-25 हज़ार रुपये के इनामिया, जिसमें एक का नाम है सरफुद्दीन और जो दूसरा है सौरभ उर्फ करिया। आज इन दोनों की गिरफ्तारी थाना जियनपुर की टीम, थाना रोनापार की टीम और हमारी स्वाट टीम है उसके द्वारा की गई है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। ये दोनों लोग हैं, ये इस हत्या के मामले में बांछे चल रहे थे और पूर्व में इसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था और इन लोगों का बाद में फिर 10 लोगों का और इसमें नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक सरफुद्दीन और सौरभ करिया, इसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों को पैर में इनके गोली लगी है और इनके पास से 2 315 बोर के अवैध तमंचा मिला है और इसके अलावा 2 फायरशुदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। इन दोनों ने बताया कि जो घटना के दौरान ये लोग भी साथ में थे और इन लोगों ने पहले से ही जो मैकू यादव है उसके अनुसार प्लानिंग के तहत इस घटना को कारित किया गया था और पहले जो अश्विनी चौहान है उसको उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करके गिरा दिया गया और ये सभी लोग उसको जब तक मारते पीटते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होगी और उसके बाद में ये मौके से फरार हो गए थे। तो आज इन सभी को इसमें गिरफ्तार करके और आगे की जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के आसपास का क्षेत्र छात्रा अंकिता को न्याय दो की आवाज से गूंज उठा। मामला BHU PhD प्रवेश परीक्षा में छात्रा अंकिता सिंह को न्याय दिलाने का था। इसी को लेकर मुखर दिखी राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ ने प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन ने BHU की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए हिंदी विभाग के PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश में अन्याय, धांधली और राजनैतिक व जातिगत भेदभाव का आरोप मढ़ते हुए मामले में PM से हस्तक्षेप की बात कही। राजपूत सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने बताया कि BHU हिंदी विभाग में PhD के पाठ्यक्रम में सत्र 2025 में प्रवेश को लेकर देश की एक होनहार बेटी अर्चिता सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध 4 दिनों से धरनारत है। अंकिता ने EWS कोटे के अंतर्गत हिंदी विभाग के PhD पाठ्यक्रम में आवेदन किया था और काउंसलिंग व मेरिट आदि की प्रक्रिया के बाद वह चयनित हो गई थी। अंतिम प्रवेश के लिए जब अर्चिता से EWS का प्रमाण पत्र मांगा गया तो उसके पास नवीनीकृत रूप नहीं था। बाद में वह जब तय मोहलत में नवनीतम EWS प्रमाण पत्र जमा करने पहुंचती है तो देखती है कि उसका प्रवेश रद्द करके किसी अन्य छात्र भास्कर त्रिपाठी को प्रवेश दे दिया गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि अर्चिता के स्थान पर चयनित हुए छात्र का RSS बीजेपी की छात्र इकाई ABVP से रिश्ते हैं। पूरा प्रकरण राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण योग्य और गंभीर अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। सत्या सिंह ने कहा कि अर्चिता सिंह के साथ पूरी राजपूत सेवा संगठन खड़ी है और वह जरूरत पड़ी तो वाराणसी पहुंचकर समर्थन देगी और प्रवेश मिलने तक व्यापक जमीनी संघर्ष करने को बाध्य होगी।
रामजीत सिंह ने कहा कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शब्द केवल स्लोगन बने हुए हैं, इनकी रक्षा करने की जब बारी आती है तो माननीय से लगायत सभी जिम्मेदार मौन साध लेते हैं। संगठन की 3 सूत्री मांगों में अर्चिता सिंह को उनके मेरिट के आधार पर शोध में अविलंब प्रवेश मिले, शैक्षणिक संस्थानों को राजनैतिक और जातिगत हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु कठोर निर्देश जारी किए जाएं, व EWS से लिए गए सभी प्रवेश वह चाहे स्नातक हों या शोध सभी की गहन जांच की जाए। इस अवसर पर अरुण कुमार सिंह, अतुल सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, लोकनाथ सिंह, नीरज, प्रमोद सिंह, अश्वनी सिंह, चंदन सिंह, शक्ति सिंह, कुणाल प्रताप सिंह, गोलू कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र सिंह, नीरज सिंह आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में माननीय DM साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने वाले हैं, दिए हैं, जिसमें BHU में एक मामला है जो पिछले 4-5 दिनों से एक समाज की बिटिया, होनहार बिटिया, अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई वहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पर बैठ के लड़ रही है और न ही शासन और न ही प्रशासन ने उसकी सुध लेने की कोई कवायद करी है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग करी गई है कि बिटिया होनहार है, योग्य है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, न कि प्रशासन या शासन से भीख मांग रही है। EWS कोटे के थ्रू उसका एडमिशन होना था, उसकी रैंक 15वीं रैंक है, मगर कुछ राजनैतिक और जातिगत हस्तक्षेप की वजह से BHU जैसे संभ्रांत विश्वविद्यालय में उसके कह लीजिए कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे वो बिटिया निहायत ही परेशान है, पिछले 5 दिनों से परिसर में बैठी हुई है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजपूत सेवा संगठन की आजमगढ़ इकाई ने यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है DM जी के माध्यम से। और हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि जो है, एक तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिस भी तरह से ये राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप हो रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाए। EWS कोटे का पूरी तरह से पुनः जांच हो, उस पर जो भी कमियां हैं, जो सरलीकरण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ज़मीन का हो या फिर उसमें माता पिता की जो कंडीशंस है, उसके बारे में एक बार गहन विचार किया जाए। और सबसे ज़रूरी जो है कि इस बहन के लिए, अर्चिता सिंह, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके, निष्पक्ष जांच करके इसको तुरंत जो है एडमिशन दिया जाए। और चूँकि आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि चूँकि आपका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें, और भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते हैं, पूरे देश और प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन आपके ही संसदीय क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बिटिया है जो कि महिला है, छात्रा है, योग्य है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और जिसका अभी तक किसी ने भी, न शासन ने न प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तो कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको एडमिशन दें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। आजमगढ़ में पहली बार आभूषण मेला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के 2000 से अधिक बेमिसाल कलेक्शन। पहुंचिए काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।